ऑनलाइन हो गए ऑफलाइन? ऑनलाइन ही होगा। जब पढ़ाई ऑनलाइन हो मैम रही पर तो टेस्ट 23 भी से तो ऑनलाइन होगा। कॉलेज खुल रहा है। अब खुल रहा है, पेपर में तो आया है, अभी हमें नोटिस नहीं मिली है, तो जब तक नोटिस नहीं मिलती है तब तक हम नहीं कह सकते कि क्या है। ठीक है। और अभी पिछली नोटिस तो यही है कि बीए की जो क्लासेस हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन मोड में चलेंगी, क्योंकि जो अपना कॉलेज है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए तो चलाना मुश्किल। अब देखिए आज क्या नोटिफिकेशन आता है, वो आज पता चलेगा। ठीक है, चलो, तो परीक्षा और परीक्षण हम लोग इसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परीक्षण क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी जो आज का टॉपिक है तुम्हारा, निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो या निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे ये क्या होता है। अब आइडिया तो तुम लोग को है ही है कि ये क्या होता है, लेकिन उसको लैंग्वेज कैसे दी जाए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो स्क्रीन इज विजिबल, दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो माइक्रोफोन म्यूट करो अपना, जिसका भी ऑन हो। जब प्रेजेंटेशन चलता है तो फिर दिक्कत करता है बेटा। चलिए, परीक्षा और परीक्षण। ठीक, अब इसमें हमने, और जो तुम लोगों ने बताया और जो हमने बताया उसके आधार पर देखो, तो जो पहले से निर्धारित आधार होता है या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, हम पढ़ाई से पहले ही उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं कि बच्चे पढ़ाने के बाद क्या क्या सीख जाएंगे। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जानने के लिए परीक्षण तकनीक या प्रणाली को परीक्षा कहते हैं। जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को हम कहते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, और जबकि उन उद्देश्यों के मापन के लिए पदों को, क्वेश्चंस को, आइटम्स को संकलित करके एक मापन यंत्र का रूप देना परीक्षण है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन क्या है, वो है एक पूरा पूरा सिस्टम, एक टेक्निक है जिससे कि हम ये जानते हैं कि सारे उद्देश्यों को विद्यार्थियों ने कितना प्राप्त कर लिया। और जबकि परीक्षण क्या है, वो है कि जो उद्देश्य हमने लेकर के पढ़ाई कराई, उस उद्देश्य के आधार पर उसको मापने के लिए जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, उन क्वेश्चन को एक साथ रख करके एक मापन यंत्र, जिसे हमने तुम्हें मापन उपकरण के नाम से पढ़ाया, जिसमें हमने तुम्हें बताया क्वेश्चनर्स के बारे में, हमने तुम्हें बताया है इंटरव्यूज के बारे में, ठीक, ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ये सारे शेड्यूल्स वगैरह और प्रक्षेपण तकनीक के बारे में, तो ये सब के सब क्या है, वो है टेस्ट। और टेस्ट में मुख्य अंतर एग्जामिनेशन और टेस्ट में क्या क्या है वो देखो। पहला क्या है, एग्जामिनेशन का क्षेत्र विस्तृत होता है। तुम सभी जानते हो इस बात को कि जब हम एग्जामिनेशन लेंगे तो उसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा क्या है, परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कि आयुषी ने बताया कि जब हम टेस्ट देते हैं तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को ही ज्यादातर को रिलेट करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें होते हैं। ठीक, परीक्षा एक पूर्ण व्यवस्था का नाम है, ये पूरा सिस्टम है। जब देखते होगे जिस समय एग्जामिनेशन चलता है, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, सारे कॉलेजेस में चलते हैं, तो उस समय पूरी की पूरी मशीनरी एग्जामिनेशन में ही लगी होती है। और एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम भी कम नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर सेटिंग, देन सेंटर निर्धारित करना, फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट कराना, पेपर छपवाना, स्टूडेंट्स को पेपर देना, कॉपी लिखवाना, कॉपी कलेक्ट करना, कॉपी चेकिंग के लिए देना, मार्क्स चढ़ाना, मार्क्स के बाद रिजल्ट
सही समय पर और कॉपी की चेकिंग सही हो, इसको इंश्योर करना, देन रिजल्ट का अनाउंसमेंट करना, मार्कशीट्स देना, ये पूरे के पूरे काम है जो कि टाइम टेबल बनाना, कौन सा सब्जेक्ट कब होगा उसको डिसाइड करना। तो ये पूरा का पूरा जो है एक व्यवस्थित कार्य होता है जो कि किया जाता है। और तुम देखो, जहाँ बोर्ड एग्जाम्स की बात है या फिर तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात है, स्कूल लेवल पर, क्लास लेवल पर तो वो छोटा होता है, बट जहाँ पर लाखों लाख परीक्षार्थी होते हैं वहां पर क्या है, वहां पर जो ये सिस्टम होता है उसको सही तरीके से, सुचारू तरीके से हर एक तक कॉपी पेपर पहुंचाना और वहां से कॉपी पेपर सही तरीके से लेकर के चेकिंग के लिए देना और सही रिजल्ट निकालना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहीं कोई नंबर गलत अगर चढ़ जाता है तो उन परीक्षार्थियों में से वो बच्चा जिसके की मार्कशीट्स पे गलत अंक अंकित हो गए, उसको किसी अन्य करना, अगर वो कॉन्फिडेंट है तब तो वो रीचेकिंग के लिए जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है तो वो जीवन भर उस मार्कशीट को लेकर के यही सोचेगा कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी जो मुझे इतने कम मार्क्स मिल गए, है ना। तो ये जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना, ये भी अपने आप में एक कठिन काम है। तो परीक्षा एक पूर्ण व्यवस्था का नाम है। और इसमें देखिए, टेस्ट जो होते हैं परीक्षण विषयों या उद्देश्यों के लिए मापन यंत्र होते हैं। यंत्र जस्ट लाइक जब हमने मेजरमेंट का लेक्चर शुरू किया तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें वेट करना है तो तराजू यूज करोगे, अगर तुम्हें दूरी नापनी है तो इंच टेप यूज करोगे। उसी तरह से अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे की उपलब्धि का मापन करना है तो तुम्हें टेस्ट का यूज करना होगा। ठीक है, तो परीक्षण विषयों के लिए जो यंत्र या जो टूल्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्ट। नेक्स्ट है परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता उसके सफल प्रशासन पर आधारित होती है। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि विश्वसनीयता क्या है, कि हर परीक्षार्थी सही तरीके से परीक्षा दे, ठीक है, किसी भी गलत साधन का उपयोग ना करे। एक बार जो एग्जाम दे वही अगर उसको दोबारा कभी पेपर मिल जाए तो उसमें भी 19-20 का फर्क आए, ऐसा ना हो कि पहली बार वो 50 में से 20 पाए और दूसरी बार वो 50 में से 40-45 पा जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा अगर वो सच में अपने आप पढ़ के टेस्ट दे रहा है तो। ठीक है, और वैधता क्या है, वैधता ये है कि अगर मान लो एसएससी का पेपर होना है तो एसएससी के पेपर में जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो उसी लेवल के होने चाहिए जो एक क्लर्क के सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। वो क्वेश्चंस ऐसे ना हो जाए कि उनके द्वारा किसी ऑफिसर का सिलेक्शन किया जाए ऐसा लगे। ठीक है, तो जिस चीज के लिए उसका है उसी के हिसाब से उसमें परीक्षण सम्मिलित होने चाहिए। अगर आप अपने घर से तैयारी करके गए हैं कि आपको एजुकेशनल फिलॉसफी का पेपर देना है तो ऐसा ना हो जाए कि आपके पेपर में प्योर फिलॉसफी के क्वेश्चंस दिखाई दें, आपको उसमें कहीं एजुकेशन का इम्प्लीकेशन ना दिखे, तो ऐसी स्थिति में वो वैध परीक्षण नहीं माना जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी वही है कि परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता उसके निर्माण प्रक्रिया और निर्देश पर आधारित होती है। अगर मान लीजिए निर्देश ऐसा है जिसे विद्यार्थी नहीं समझ पाएगा तो वो सही तरीके से टेस्ट पेपर को नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मान लो शॉर्ट आंसर भी है क्वेश्चन में, पेपर में, और लॉन्ग आंसर भी है। अब वो कह दिया कि शॉर्ट आंसर्स में 5 में से आप 4 करिए और लॉन्ग आंसर में जो है वो आप 3 में से 2 करिए। ठीक है, तो अगर इस निर्देश को स्पष्ट भाषा में लिखा है, सही समझ में आया तब तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया, अस्पष्ट भाषा है, तब क्या होगा, तब विद्यार्थी उस चीज को कहीं ना कहीं गलत समझ करके और उस पेपर को सही तरीके से हल नहीं कर पाएगा। और निर्माण प्रक्रिया हमने तुम्हें बताया है, पिछली बार भी बताया था कि टेस्ट को प्लान करना, उसके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, और अभी आगे भी तुम्हारे में टॉपिक है, हम उसे डिटेल में बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के यही है, विश्वसनीयता वाली जो बात होती है कि जब हम कोई भी टेस्ट लेंगे किसी सब्जेक्ट के लिए तो हम इस चीज को देखेंगे कि उसके द्वारा जो हमें रिजल्ट्स मिल वो हमारे उद्देश्य को पूरा करे। जो टॉपिक हमने पढ़ाया है अगर उस पेपर में नहीं है तो फिर वो वैध
नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए आपको हमने फर्स्ट यूनिट के टॉपिक पढ़ाए हैं और टेस्ट लेते समय हम आपको सेकंड यूनिट के टॉपिक दे दें, तो सब्जेक्ट तो सेम रहेगा लेकिन वो टॉपिक डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी रिलायबिलिटी है और जो उसकी वैलिडिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। ओके, कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का इतने में? चल समझ में आ रहा तो आगे बताते हैं। ठीक है, तो अब परीक्षा में देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। ये जानने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसी के आधार पर मार्कशीट्स दी जाती हैं जिससे कि बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होता है। और यहाँ पर क्या है, विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग परीक्षण निर्मित किए जाते हैं। आप किसी एक विषय के लिए एक ही परीक्षण बना सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप अगर मैथ्स का बना रहे हैं तो उससे फिजिक्स के ज्ञान की जानकारी ले पाएंगे। जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पर परीक्षण का निर्माण किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट। अब परीक्षण क्या होते हैं? हमने तो पिछली बार भी बताया था, आज हम फिर बता रहे हैं टेस्ट के बारे में कि परीक्षण की सहायता से विद्यार्थियों की विभिन्न योग्यताओं और गुणों का मापन किया जाता है। ठीक, जो कुछ भी पढ़ाया गया उससे उसने कितना अर्जित किया। अगर हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं और उस उद्देश्य को विद्यार्थी पूरा कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके अंदर योग्यताओं का विकास होगा। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, अभिव्यक्त करने की शक्ति, आलोचना करने की शक्ति, ये सारी चीजें विद्यार्थी पढ़ करके ही सीखता है। और हमने तुम्हें 3 डोमेन बताए थे कि कोई भी विद्यार्थी है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम 3 प्रकार से अप्रोच देखते हैं। पहला तो ज्ञान में क्या अंतर हुआ, दूसरा उसके भाव पक्ष में क्या विकास हुआ और तीसरा हम देखते हैं कि उसके मनोचालक पक्ष में क्या विकास हुआ। तो जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो अभी तक ज्यादातर ज्ञानात्मक व्यवहार के परिवर्तनों पर ही बेस्ड है। अब ये नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हाँ ठीक है, आप भाव पक्ष को और मनोचालक जो कैपेसिटीज हैं उनको भी उतना ही वेटेज दे करके काम करिए, लेकिन अभी टिल येट हम लोग किताबों पर ही ज्यादा रिलाय करते हैं। तो शैक्षिक संदर्भ में परीक्षण के द्वारा ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन को अधिक महत्व दिया जाता है। अध्यापक परीक्षण का प्रयोग करके विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मापन करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टीचर ने पढ़ा दिया है, उसको लगता है कि हम ये देख लें कि बच्चों ने कितना सीखा, तो दे कैन प्लान फॉर अ टेस्ट। अब उसके बाद क्या है कि जब उपलब्धि का मापन कर लिया जाता है तब उन्हें कक्षा उन्नति दी जाती है। और कोरोना ने तो ऐसा चमत्कार कर दिया कि एग्जामिनेशन का जो पूरा सिस्टम था उसी को ध्वस्त कर दिया। इस बार जितने भी एग्जाम्स हुए वो कैसे हुए, कहाँ हुए, कब हुए, वो बड़ा ही मुश्किल हो गया जवाब देना, है ना। तो फिलहाल जो सिस्टम है हमारा, हम लोग उस पर चलते हैं। अब इसके आधार पर जो परीक्षण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तुम सभी इससे परिचित हो। निबंधात्मक परीक्षण तो तुम लोग एग्जाम में लिख ही रहे हो फर्स्ट ईयर से, है ना। अब उसमें भी लघु होते हैं और दीर्घ होते हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक, वस्तुनिष्ठ परीक्षण हमने तुम्हें पहले भी बताया है जब हम तुम्हें बता रहे थे वस्तुनिष्ठता के गुण के बारे में, क्वालिटीज ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल में। तो निबंधात्मक परीक्षण जिसमें प्रश्न छोटा होता है और उत्तर उसका लंबा होता है, जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान के आधार पर उस प्रश्न से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उनको लिख करके देता है। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या, अच्छा यहाँ पे निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है कि जो परीक्षक होता है वो अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद और अपनी राय के अनुसार वो प्रश्नों के उत्तर का अंकन करता है। अगर उसे अच्छा लगा तो वो 5 में से 4 भी दे देगा और अगर अच्छा नहीं लगा तो 5 में से 2.5 भी दे देगा। ठीक, तो ये हो गया निबंधात्मक प्रश्न के बारे में कि यहाँ अंकन जो होता है वो
वस्तुनिष्ठ ना होकर के व्यक्तिनिष्ठ होता है। जो व्यक्ति चेक कर रहा है वो अपने पसंद नापसंद अपनी व्यक्तिगत राय के अनुरूप उत्तर का अंकन करता है। और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये कैसे पहचाने जाते हैं? यहाँ पर व्यक्ति की अपनी पसंद नापसंद का कोई भी अर्थ नहीं होता। प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर होता है और अगर परीक्षार्थी ने सही उत्तर दिया है तो क्या होगा, वो उसको पूरे अंक प्रदान करेगा और अगर ऐसा नहीं है तो पूरे अंक कट जाएंगे। यहाँ पर आधा करके देने का कोई भी प्रचलन नहीं है। ठीक, तो अब निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक परीक्षण जिनमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इन दोनों की ये अपनी क्वालिटीज हैं, कुछ उसके मेरिट्स हैं, गुण हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, दोष हैं। इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। और जो इसके उपयोग की बात है उसमें ये आता है कि भाई कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर कि निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग करना उचित होता है और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जो अभी के समय में प्रचलन में है उसमें क्या है कि जब वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं तो वो ज्यादातर सिलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं कि बच्चा किसी सब्जेक्ट की कितनी जानकारी रख रहा है, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट दे दिए, उसने जितना स्कोर किया उसके आधार पर उसके मार्क्स को देख करके ये मान लिया गया कि हाँ इसको ये इतना आ गया। और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनका उपयोग, जैसे तुम लोग प्रश्न का उत्तर लिखते हो तो वहां तुम्हारी अपनी सोच और समझ काम करती है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो तर्क पर आधारित हो सकते हैं, वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर तुम्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। तुम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, ये बिल्कुल वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चीज मशीन से बनती है और कोई चीज हाथ से बनाता है कोई व्यक्ति। तो जब मशीन से बनती है तो क्या होता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, आप वहां कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते। हम एग्जांपल लेते हैं स्वेटर्स का, ठीक है। तो जब मशीन से बन रहा है तो मशीन उसको एक ही तरीके के आपको हजारों उत्पाद दे देगी, लेकिन जब कोई व्यक्ति बनाएगा तो क्या होगा, वो वहां पर डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा? जो बना रहा है उसकी अपनी स्किल क्या है, वो कितना उसमें निपुण है। अगर नया नया सीखने वाला है तो हो सकता है वो उतनी सफाई से ना बना पाए, और अगर किसी को वर्षों का अनुभव है तो वो उस अनुभव के आधार पर क्या करेगा, वो उस अनुभव के आधार पर अपना जो काम है उसको अच्छे तरीके से फिनिश करेगा। तो जो भी ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कढ़ाई है, सिलाई है, कुकिंग है, जो भी करने वाले काम है, वहां पर आप देखिए, वहां पर जो भी परफॉर्मेंस होती है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर कोई बच्चा आपके निबंधात्मक परीक्षण का उत्तर दे रहा है तो वो अपने लिखने की शैली, अपने सोच, अपने समझ, अपने भाव, अपने विचार, अपनी क्रिएटिविटी सबका यूज करके आंसर देता है। और अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है तो आपके पास ये सब करने के लिए कोई स्कोप नहीं है। सीधे सीधे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके टिक लगाना है, ठीक है। और वो टिक अगर सही आंसर जिसे जिसे पता है वो उसको लगा सकता है। यहाँ पर आपको अपने अलग से टैलेंट दिखाने के लिए कोई भी स्कोप नहीं मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे टाइप टेस्ट की तरफ। अब ये जो तरीका है कि निबंध लिखने के लिए दे दिया, ये सबसे पुराना तरीका है। पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के बारे में लोग नहीं जानते थे या उसको यूज नहीं करते थे, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम था प्राचीन काल में भी देखो तो वो क्या था कि विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती थी। गुरु जो होता था वो विद्यार्थी पर इंडिविजुअल अटेंशन रखता था, और जब इंडिविजुअल अटेंशन रखता था तो वो प्रश्न भी उससे या एक विद्यार्थियों के समूह से पूछता था, और उस समूह में जो भी विद्यार्थी होते थे 2 4 8 10, वो उसके उत्तर अपने जो भी उनकी योग्यताओं का विकास हुआ होता था उसके आधार पर देते थे। तो ये प्राचीन काल से ही मापन के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। और ये लघु उत्तरीय भी
हो सकते हैं और दीर्घ उत्तरी भी। जैसे तुम लोग के में भी आता है कि शॉर्ट वाला भी क्वेश्चन होता है, 100 शब्दों में जिसका आंसर देना होता है, और 300 शब्दों का भी होता है। लेकिन इन दोनों ही प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी को लिखने की छूट होती है। जैसी उसकी भाषा है और जैसी उसकी लिखने की शैली है, वो उसके आधार पर उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक, अब ये जो इनका सबसे मेन फीचर है निबंधात्मक प्रश्नों का, वो ये है कि ये सुविधाजनक होते हैं। टीचर को जो क्वेश्चन अच्छे लगे उसने उठा लिया और दे दिया, अब बच्चा उसका आंसर लिखे। ये बच्चे के लिए कठिन हो जाता है कि वो आंसर में क्या लिखे। अब बनाना है, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस 4-5 निकाले और दे दिया, तो टीचर के लिए आसान हो गया, बहुत ही जल्दी बन गया, बहुत ही शीघ्रता से बन गया, जो जो पढ़ाया है उसी में से दे दिया, है ना। तो अब इसके द्वारा मापन जो है उपलब्धि का, वो सर्वोत्तम ढंग से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि विद्यार्थी को सही उत्तर देने के लिए अपने विषय का अच्छा ज्ञान और बोध होना चाहिए। समटाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर सही समझ में नहीं आ रहा है, ये लग रहा है, हो सकता है ए हो सकता है बी हो, जो समझ में आया उस पर टिक मार दिया। लेकिन निबंधात्मक उत्तरों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको सही उत्तर नहीं आता तो फिर आपको पता है कि आप जो लिखेंगे वो सही नहीं होगा। लिख तो रहे हैं लेकिन यू नो कि हमारा आंसर अप टू मार्क नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव में तो तब भी एक संभावना रहती कि हो सकता है हमारा आंसर सही हो जाए, मगर निबंधात्मक प्रश्नों में जब आप लिखते हैं तो अगर आपने आंसर सही नहीं दिया है, आपको विषय का ज्ञान नहीं है, तो आप उत्तर को सही नहीं लिख पाएंगे। अभी तक तुम लोगों ने एजुकेशन में ही जितना पढ़ लिया है, जो भी चीजें हमने बताई हैं, अगर तुमसे विश्वसनीयता पूछा जा रहा है या फिर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पूछा जा रहा है या फिर जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है, अगर तुम उससे पिन पॉइंट करके आंसर नहीं दोगे तो तुम्हें सही अंक नहीं मिलेंगे। फिर तुम लोग की यही शिकायत रह जाएगी कि एजुकेशन में लिखे तो बहुत लेकिन हमें नंबर नहीं मिला। कभी भी बहुत लिखने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत सिर्फ इतनी सी होती है कि जो तुम्हें सही कॉन्सेप्ट बताया गया उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लिख दो। जरूरी नहीं है कि भाषा मेरी ही हो, भाषा तुम्हारी अपनी भी हो सकती है। अब जो चीज तुम पढ़ रहे हो यहाँ निबंधात्मक परीक्षण में, इसी को 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ लोगे तो काफी सारे जो कॉन्सेप्ट के मेन वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगे। फिर उसको तुम आसानी से लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि एग्जाम से एक दिन पहले बैठेंगे सब पढ़ लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज जो आपको पढ़ाया गया है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उसको एक ही दिन में एक ही समय में पूरा पूरा आत्मसात नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी को निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने विषय का अच्छा ज्ञान और बोध, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों की विचार की प्रक्रिया की क्या प्रकृति है, उसकी क्या गुणवत्ता है, उनका आलोचनात्मक चिंतन किस प्रकार से होता है, सृजनशीलता को कैसे बढ़ावा मिलता है, अभिव्यक्ति क्षमता कैसी है, ज्ञान को वो एक साथ इकट्ठा करके देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें अभी आज के लेक्चर में सबसे शुरू में कहा कि जो भी चीज पढ़ो उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो कि ये हमसे कहाँ रिलेट होता है, तभी वो तुम्हें अपने आप से संबंधित लगेगा। ठीक है, और जब संबंधित लगेगा तो जब तुम उस प्रश्न का उत्तर दोगे तो वो उत्तर तुम्हारे अपने विचार क्या है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। अभी यहाँ के लिए तो तुम लोग बीए के स्टूडेंट्स हो, लेकिन जब तुम आगे एमए करोगे या फिर कॉम्पिटिशन्स में लिखोगे तो वहां पर ये सब एबिलिटीज बहुत जरूरी हैं। इनके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और कर भी लिया है तो मार्क्स उतने अच्छे लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और मूल्यांकन क्षमता, इन सभी योग्यताओं निबंधात्मक परीक्षा हो पाता है। तो तुम लोगों को क्लियर हुआ कि निबंधात्मक परीक्षण का क्या कॉन्सेप्ट है, या कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट्स?
आई एम वेटिंग, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो। नो मैम, अभी नहीं। अभी नहीं है ना, लेकिन जब हम नो पूछेंगे मैम। तो फिर गलत उत्तर मत देना। यस मैम, पढ़ लूँ मैम उसके बाद। बिल्कुल, चलिए यस मैम। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है कि इसके प्रकार क्या क्या हैं, है ना। तो निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार में ये सभी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये तुम लोगों ने अपने पेपर में देखी होंगी, ठीक है। अब प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं, कोई भी एक चीज दे दिया, जैसे शैक्षिक उद्देश्य पढ़े थे ना, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब व्याख्या है, शिक्षा एक शिक्षा कला है या विज्ञान है, इस बात को आप इस व्याख्या करते हुए बताइए, ठीक। व्याख्यात्मक प्रश्न, वर्णन में क्या है, आपको किसी भी घटना का वर्णन करना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये किस प्रकार की घटना है या किस प्रकार की प्रक्रिया है। इतिहास में इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, या फिर भूगोल में कोई एक स्थान है तो उसकी जलवायु का वर्णन कीजिए, है ना। और एजुकेशन में भी किस प्रकार की प्रक्रिया है, आप उसका वर्णन कीजिए। व्याख्यात्मक प्रश्न में जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को का आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है। तो व्याख्यात्मक प्रश्न में व्याख्या करनी होती है ना। वर्णन कीजिए, और जब निबंध लिखते हो अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए, किसी संस्मरण को बताइए, है ना। तो वर्णनात्मक प्रश्न में डिस्क्रिप्शन में ये आता है। दूसरा है एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। तीसरा है डिस्कशन क्वेश्चन, जिसमें आपको अपना मत रखना होता है कि किसी भी चीज को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, ठीक। और उसके बाद है उदाहरण देकर आते हैं उदाहरणार्थ प्रश्न, जिसमें आप उदाहरण देते हैं। जैसे अभी तुमसे मान लिया जाए कि निबंधात्मक प्रश्नों और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उदाहरण देकर के अंतर बताइए, तो वहां क्या करना होगा, तुम्हें उदाहरण देना होगा। फिर नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरिजन जहां पे किया जाता है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में क्या है, अभी हमने तुम्हें बताया ना, परीक्षा क्या है और परीक्षण क्या है। वो क्या है, डिफरेंस के साथ साथ वो उसका कंपैरिजन भी बता रहा है। तो अगर वही तुम्हें प्रश्न के रूप में मिल जाए, परीक्षा और परीक्षण की तुलना कीजिए, या फिर इससे पहले हमने तुम्हें बताया था वो क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, उन दोनों की तुलना कीजिए। फिर उसके बाद आलोचनात्मक प्रश्न, हिंदी में इस तरीके के प्रश्न तुम्हें मिलते हैं जहां पर तुम्हें किसी घटना की या किसी लेखक की या उसकी शैली की, इन सब की आलोचना करनी होती है। विश्लेषणात्मक प्रश्न, एनालिटिकल, जहां पर तुम्हें जो भी घटना है उसके अलग अलग पक्षों को सामने रख करके उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। जैसे अब पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए, तो अब उसमें क्या करते हो, हर भाग को अलग अलग बताते हो कि ये जो है एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है, ये वायदल पुंज है, ये दल पुंज है। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न, परिभाषात्मक प्रश्न, जहां पर सीधे सीधे परिभाषा पूछ दी जाए। अभी तो तुम लोग को ये काफी मिलता है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ठीक। तो डेफिनेशन देनी होगी। और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रश्न, क्लासिफिकेशन में तुम लोग साइंस में ज्यादातर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां पर कि आप वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में क्लासिफाई करते हैं। तो ये है निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार। तो अब तुम लोग का टाइम लगभग हो रहा है, अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर तुम्हारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्लास मेरी शायद कल ही है। हाँ बता बेटा। मैम ये विवेचनात्मक थोड़ा बता दीजिए। अच्छा देखो, ये डिस्कशन जहां पर तुम्हें अपने मत रखने होते हैं, ठीक है, जहां पर तुम्हें अपने व्यूज देने होते हैं। आप जैसे ये आ जाए कि जो तुम्हारा अभी है ऑनलाइन टीचिंग है ना। तो ऑनलाइन टीचिंग की प्रक्रिया, क्या ये विद्यार्थियों के लिए सही है या फिर इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं।
है ना? तो वहां पर तुम अपने मत रखोगे ना सामने, डिस्कस Yes, करोगे ma'am. कि उसके क्या अच्छे एस्पेक्ट्स हैं और क्या उसके ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो सबको सूट नहीं करते, या क्या परेशानियां आई, उन सब चीजों को बताओगे ना। तो ये होता है डिस्कशन, जहां पर कि हम उसके सभी पक्षों को सामने रखते हुए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम उसके बारे में विवेचना करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है। तो जो कोई भी घटना हो रही है तो उसके बारे में अगर तुमसे पूछ लिया जाए तुम्हारे व्यूज, अब व्यूज तो किसी भी चीज के बारे में पूछा जा सकता है। मैंने तो अभी एक उदाहरण दिया जो कि हम लोग के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, तो अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या सिनेरियो होने वाला है, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या करोगे? जो नेशनल पॉलिसी है उसमें देखोगे कि क्या अच्छे पक्ष हैं और क्या ऐसे पक्ष हैं जो तुम्हें लगे कि नहीं ये उतना बेहतर नहीं होगा। तब क्या करोगे? तब भी उसके पक्ष में और विपक्ष में अपने मत को रखते हुए उसको तुम उसके बारे में बताओगे, है ना? तो इस तरीके के प्रश्न इसमें आएंगे। और कोई चीज? मैम हाँ। विश्लेषणात्मक प्रश्न बता दीजिए। विश्लेषणात्मक में हम जो भी घटना होती है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखते हैं, ठीक है, जिससे कि हम उसको डिटेल में समझ सकें। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम और कोई आलोचनात्मक क्वेश्चन? बता दीजिए। मैम आलोचनात्मक। आलोचना में सीधे सीधे जैसे हम एनपी बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, तो एनपीई आपके लिए शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाएगी या शिक्षा पद्धति को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? अगर इस टाइप का प्रश्न हो तो वो आलोचना से संबंधित हो जाता है। या कोई एक कविता है, कोई एक कहानी है, उसके संबंध में जब तुम्हें पूछा जाता है कि ये क्या इसका इफेक्ट है, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इसका इफेक्ट सही नहीं आ रहा है, तब जो आंसर करोगे वो आलोचनात्मक होगा। आलोचना मतलब किसी भी चीज के जो ऐसे इफेक्ट हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, उस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। क्रिटिसिज्म किया जाता है इसमें। क्रिटिसिज्म मतलब उसके बुरे जो पहलू हैं उनको ज्यादा उजागर किया जाता है बजाय अच्छे के। अब कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हमें पसंद नहीं होता कि ऐसा हो, लेकिन जब हम उत्तर लिखते हैं तब हम क्या करते हैं? अब जैसे दहेज प्रथा है, तो अब वो उसके पक्ष में कौन लिखेगा? केवल वही लिखेगा जिसको कि बहुत ही ज्यादा ये लगे कि नहीं हम इस प्रथा का समर्थन करते हैं। लेकिन जब तुम पूछोगे किसी से तो कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि नहीं ये सही है, ठीक है। लिखते समय सब उसके बारे में यही कहेंगे कि नहीं, इट्स नॉट ए गुड थिंग। और कोई चीज जो ना आई हो? थैंक यू मैम। अच्छा चलो, समझ में आ गया। फिर आज का खत्म करें अभी? मैम फोर्थ वाला बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, फोर्थ वाला Yes, मैंने ma'am. तुम्हें जो बताया हम फिर वही रिपीट करते हैं, तुम लोगों ने शायद सुना नहीं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जो जब निबंधात्मक प्रश्न की परिभाषा लिखोगे तो उसके बाद क्या करोगे? उदाहरण दोगे ना, उदाहरण ma'am. दोगे कोई प्रश्न का। और इसी तरह से जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखोगे तो प्रश्न लिख करके उसके 4 ऑप्शंस दे दोगे, है ना? तो ये हो गए उदाहरण वाले प्रश्न। उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न तुम लोग को पेपर में मिले होंगे। यस मैम मिले हैं। हाँ तो मिले हैं ना, तो बस ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो अब टाइम हो रहा है, अगर तुम लोग परमिट करो तो मैं आज का लेक्चर फिर खत्म करूं। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। चलो ठीक है, ये सब चीजों को पढ़ लेना। हाँ, ये ना हो कि सब पढ़ के रखते रखते और अंत में ये हो जाए कि भूल जाओ। यस मैम। हाँ, ये कह रहे थे कि मेरी क्लास कल फिर से शेड्यूल होगी, तो इसी समय पे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी तुम लोग के और क्वेश्चंस हो जो ना समझ में आया हो उसको तुम लोग